ढाका की फैक्ट्रियों में पसरा सन्नाटा। भारत के सफेद धागे ने बिना हथियार चलाए जीत ली सबसे बड़ी आर्थिक जंग। 1 फरवरी से लटक जाएगा ताला। बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिलों पर मंडराया इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा काल। मोहम्मद यूनुस का मास्टर स्ट्रोक बना गले की हड्डी। अपनी ही नीतियों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा पड़ोसी मुल्क। भारतीय कपास की क्वालिटी के आगे घुटने टेकने को मजबूर सस्ते और टिकाऊ माल ने कर दी है पड़ोसी की मार्केट जाम। एक फैसले से दो फाड़ हुआ बांग्लादेशी उद्योग। मिल मालिकों और एक्सपोर्टर्स के बीच छिड़ गया है अस्तित्व का महायुद्ध। दोस्तों, दुनिया में तबाही मचाने के लिए हमेशा बारूद या मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी एक देश की फैक्ट्री में चलने वाली मशीन की रफ्तार दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की सांसें रोकने के लिए काफी होती है। आज की ये खबर उसी साइलेंट वॉर यानी मूक युद्ध का जीता जागता सबूत है, जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क की नींद हराम कर रखी है। जिस बांग्लादेश को कल तक एशिया का टेक्सटाइल टाइगर कहा जाता था, जो दुनिया भर में कपड़े बेचकर अपनी शान बघारता था, आज वही देश अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां की सड़कों पर सन्नाटा नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर एक ऐसा खामोश तूफान आ चुका है जिसने लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। ये कहानी किसी बॉर्डर पर हुई गोलीबारी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस रणनीतिक बिसात की जहां भारत ने बिना कुछ बोले, बिना कोई धमकी दिए, सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर से सामने वाले को चारों खाने चित कर दिया है। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक के बड़े बड़े फैशन बाजारों में खलबली मचा दी है। 1 फरवरी, जी हाँ, ये वो तारीख है जो बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली इंडस्ट्री के लिए ब्लैक डे साबित होने जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात बांग्लादेश की मिलें बंद होने की कगार पर आ गईं? वो कौन सा इंडियन फैक्टर है जिसने वहां की सरकार को अपने ही फैसलों पर रोने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या भारत की वजह से बांग्लादेश का पूरा कपड़ा उद्योग ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है? और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने वो कौन सी गलती कर दी जिसका खामियाजा अब पूरा देश भुगत रहा है? क्या भारत अब टेक्सटाइल की दुनिया का इकलौता बादशाह बनने जा रहा है? इन सारे तीखे और चुभने वाले सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा धरातल पर उतरना होगा। बांग्लादेश की पहचान क्या है? अगर आप वहां की इकोनॉमी को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी सांसें सिर्फ एक ही नली से चलती हैं, और वो है रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। ये उनकी शान थी, उनका गुरूर था। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त पलटता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आज बांग्लादेश के साथ ठीक यही हो रहा है। जो इंडस्ट्री कल तक बांग्लादेश को डॉलर कमाकर दे रही थी, आज वही इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर पड़ी है। खबर एकदम पक्की और दहला देने वाली है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन BTMA ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि भैया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाएंगी। अनिश्चित समय मतलब कोई नहीं जानता कि ये ताले दोबारा कब खुलेंगे। अब आप सोचिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा कपड़ों पर टिका हो, अगर वहां धागा बनाने वाली मिलें ही बंद हो जाएं, तो देश का क्या हाल होगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी का इंजन निकाल लिया जाए और उम्मीद की जाए कि गाड़ी दौड़ेगी। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो इस बात को जानने में है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है वहां की मौजूदा सरकार की एक ऐसी नीति का जिसे वो अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, लेकिन वो निकला सेल्फ गोल। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार की। कुछ महीने पहले जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और नई सरकार आई, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ तूफानी करते हैं। उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को खुश करने के लिए एक फरमान जारी कर दिया। फरमान ये था कि जो भी कंपनियां विदेश में कपड़े बनाकर भेजती हैं, वो अब ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्स दिए बाहर से धागा यार्न मंगा सकती हैं। सुनने में ये फैसला बहुत लुभावना लग रहा था। सरकार को लगा कि इससे एक्सपोर्टर्स का खर्चा बचेगा, वो ज्यादा कपड़े बनाएंगे और देश तरक्की करेगा। इसे एक जादुई स्ट्रेटेजी बताकर प्रचारित किया गया। लेकिन वो ये भूल गए कि राजनीति में और बिजनेस में जो दिखता है वो होता नहीं है। उन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए तो दरवाजा खोल दिया,
लेकिन ये नहीं सोचा कि इस दरवाजे से जो तूफान अंदर आएगा वो उनके अपने ही घर के चिरागों को बुझा देगा। ये फैसला बांग्लादेश की अपनी ही लोकल इंडस्ट्री के लिए मौत का फरमान बन गया। उन्होंने अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। और जैसे ही ये ड्यूटी फ्री वाला गेट खुला, वहां एंट्री हुई एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके पास क्वालिटी भी थी और क्वांटिटी भी, और वो खिलाड़ी था भारत। अब यहां से कहानी में एंट्री होती है न्यू इंडिया की। भारत जो दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, भारत जिसकी स्पिनिंग मिलें दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का धागा बनाती है। जैसे ही बांग्लादेश की सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का झंडा फहराया, भारतीय व्यापारियों ने इसे एक मौके की तरह लपका। ये कोई साजिश नहीं थी, ये शुद्ध बिजनेस था। भारत का धागा यानी इंडियन यार्न बांग्लादेश के लोकल धागे के मुकाबले हर मायने में 20 साबित हुआ। जरा गणित समझिए, बांग्लादेशी गारमेंट फैक्ट्री का मालिक क्या देखेगा? वो देखेगा कि उसे माल कहां से सस्ता मिल रहा है और कहां से अच्छा मिल रहा है। भारतीय धागा क्वालिटी में बांग्लादेशी धागे से कहीं बेहतर था, चमक में शानदार था, मजबूती में बेजोड़ था, और सबसे बड़ी बात, कीमत में बहुत सस्ता था। साथ ही भारत की सप्लाई चेन इतनी मजबूत है कि जब भी माल मांगो हाजिर। तो बस फिर क्या था, बांग्लादेशी गारमेंट कंपनियों ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने अपनी ही देश की स्पिनिंग मिलों से माल खरीदना बंद कर दिया और धड़ल्ले से भारत से धागा मंगाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे घर की दुकान छोड़कर लोग मॉल में खरीदारी करने लगे। देखते ही देखते भारतीय धागे ने बांग्लादेशी मार्केट को पाट दिया। ट्रकों के ट्रक और जहाजों के जहाज भर भर कर भारतीय माल ढाका और चटगांव पहुंचने लगा। बांग्लादेशी स्पिनिंग मिल वाले मुंह ताकते रह गए। उनका गोदाम धागे के बंडलों से भर गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। उनकी मशीनें चलती रहीं, माल बनता रहा, लेकिन बेचने के लिए बाजार ही गायब हो गया, क्योंकि बाजार पर तो अब मेड इन इंडिया का कब्जा हो चुका था। जब बांग्लादेश सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हड़बड़ी में एक और बेतुका फैसला ले लिया। उन्होंने सोचा कि चलो भारत से आने वाले माल को रोकते हैं। उन्होंने लैंड पोर्ट यानी जमीनी रास्ते से आने वाले धागे पर रोक लगा दी। उन्हें लगा कि अब तो भारतीय धागा आ नहीं पाएगा, लेकिन यहां भी वो भारत की व्यापारिक बुद्धि से हार गए। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने कहा, अच्छा जमीन का रास्ता बंद, कोई बात नहीं, समंदर तो खुला है। उन्होंने तुरंत अपना रूट बदला और सी पोर्ट यानी समुद्री रास्ते से माल भेजना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि समुद्री रास्ते से माल भेजने पर भी भारतीय धागा बांग्लादेशी धागे से सस्ता ही पड़ रहा था। इस सी पोर्ट वाले दाम ने बांग्लादेशी सरकार की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। रोक लगाने की कोशिश उल्टी पड़ गई। पहले से भी ज्यादा माल अब बांग्लादेश पहुंचने लगा। इसे कहते हैं मांग और आपूर्ति का खेल। जब खरीदार को भारतीय माल ही चाहिए तो वो किसी भी रास्ते से मंगाएगा। भारत ने यहां कोई बयानबाजी नहीं की, किसी मंत्री ने कोई भाषण नहीं दिया, बस अपनी क्वालिटी और दाम के दम पर पड़ोसी देश की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये है असली आत्मनिर्भर भारत की ताकत, जो अब दूसरों की निर्भरता तय कर रहा है। अब जरा ढाका के हालात पर गौर कीजिए। आज वहां की स्पिनिंग मिलों की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पड़े मरीज की होती है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के आंकड़े डराने वाले हैं। हजारों करोड़ टका बांग्लादेशी करेंसी का धागा गोदामों में सड़ रहा है। कोई उसे पूछने वाला नहीं है। मिल मालिकों के सिर पर बैंकों का भारी भरकम कर्ज लदा हुआ है। जब माल नहीं बिकेगा तो पैसा कहां से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो बैंक की ईएमआई कैसे जाएगी? बिजली का बिल, पानी का बिल, कच्चा माल खरीदने का पैसा, और सबसे बड़ी बात, लाखों मजदूरों की सैलरी, ये सब कहां से आएगा? यही वजह है कि मिल मालिकों ने अब साफ कह दिया है कि हम फाइनेंशियली नॉन वायबल हो चुके हैं। मतलब अब फैक्ट्री चलाना घाटे का सौदा भी नहीं रहा, बल्कि ये सीधे सीधे दिवालिया होने का रास्ता बन गया है। फैक्ट्री बेचकर भी ये लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसी मजबूरी, इसी हताशा और इसी गुस्से का नतीजा है 1 फरवरी का वो ऐलान। ये कोई साधारण हड़ताल नहीं है, ये एक इंडस्ट्री की चीख है। मिल मालिकों का कहना है कि जब तक सरकार भारत से आने वाले इस धागे पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती या हमें कोई सुरक्षा नहीं देती, हम मिलें नहीं चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार रोक लगा सकती है? अगर वो रोक लगाती है तो गारमेंट एक्सपोर्टर्स नाराज हो जाएंगे, और अगर रोक नहीं लगाती तो स्पिनिंग मिलें मर जाएंगी। यानी आगे कुआं पीछे खाई। हजारों मजदूरों की नौकरी खतरे में है।
अगर 1 फरवरी से मिलें बंद होती हैं तो लाखों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही डांवाडोल चल रही है, उसे एक और तगड़ा झटका लगेगा। ये झटका इतना जोरदार होगा कि उसकी गूंज कई सालों तक सुनाई देगी। जो बांग्लादेश कभी इतराता था कि वो भारत को टेक्सटाइल में पीछे छोड़ देगा, आज वही बांग्लादेश अपनी मिलें बंद करने की तारीखों का ऐलान कर रहा है। ये वक्त का पहिया है जो बहुत क्रूरता से घूमता है और इस वक्त उस पहिए की धुरी भारत के हाथ में है। इस पूरे ड्रामे में सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि अब लड़ाई भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं रह गई है, बल्कि ये लड़ाई अब बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश हो गई है। वहां का उद्योग जगत दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ हैं स्पिनिंग मिल ओनर्स, धागा बनाने वाले, और दूसरी तरफ हैं गारमेंट एक्सपोर्टर्स, कपड़ा बनाकर बेचने वाले। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। स्पिनिंग मिल वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ। वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि विदेशी यानी भारतीय धागे पर भारी टैक्स लगाओ, उसे बैन करो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। उनका तर्क है कि अगर घरेलू इंडस्ट्री खत्म हो गई तो कल को भारत दाम बढ़ा देगा और तब एक्सपोर्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मुद्दा बना रहे हैं।